वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार के कला एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला का मुख्य विषय क्या होता है। तो मुख्य विषय इसका होता है बिहार का आम जन जीवन और दैनिक गतिविधियां। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस व्याख्या से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए व्याख्या को भी आपको वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है, या हम जो बता रहे हैं उसे आप 2 से 3 बार सुन लेंगे। पटना कलम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें राजाओं के दरबार से निकलकर आम आदमी के जीवन को अपना विषय बनाया। इसमें लोहरा, बढ़ई, मछली बेचने वाली, फेरी वाली आदि के चित्र प्रमुखता से बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छठ पूजा में मनाया जाने वाला मुख्य प्रसाद ठेकुआ किससे बनता है। तो दोस्तों, यह बनता है बेसन और गेहूं के आटे, घी और गुड़ चीनी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ठेकुआ जो है एक प्रकार का खास्ता बिस्कुट है जिसे गेहूं के आटे में घी और गुड़ या चीनी मिलाकर बनाया जाता है और फिर घी में तला जाता है। यह छठ पूजा का अनिवार्य प्रसाद है। हमारा अगला प्रश्न है, सौराठ सभा मेला किस लिए प्रसिद्ध है। तो सौराठ सभा मेला जो है यह मैथिली ब्राह्मणों के विवाह तय करने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधुबनी के पास सौराठ में लगने वाला यह अनोखा मेला, यहाँ मैथिली ब्राह्मण समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने बच्चों के लिए योग्य वर वधू का चुनाव कर विवाह तय करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खटवा बिहार की कौन सी कला है। तो खटवा बिहार की जो कला है वह है पेबदकारी का काम, यानी कि अप्लीट्यूट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खटवा एक प्रकार का की पैर बंदकारी या अप्लीट्यू कला है जिसमें एक कपड़े पर दूसरे रंग के कपड़े के टुकड़ों को काटकर सुंदर आकृतियां से सिला जाता है। इसका उपयोग टेंट, सामियाना और चादरें बनाने में होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस लोक नृत्य में कलाकार लकड़ी के घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य करते हैं। तो दोस्तों, यह करते हैं कठघोड़वा नृत्य। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कठघोड़वा नृत्य एक मनोरंजक नृत्य है जो मुख्य रूप से विवाह और अन्य उत्सवों की अवसर पर किया जाता है। इसमें नर्तक अपनी कमर पर बांस की खांचियां से बने घोड़े का ढांचा बांधकर नृत्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला की मुख्य श्रेणियां कौन सी है। तो इसकी मुख्य श्रेणियां जो है वह है भरनी, कचनी और गोदना, ये मुख्य श्रेणियां हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पारंपरिक रूप से मधुबनी कला की 3 मुख्य शैलियां हैं। भरनी, जिसमें चमकीले रंग भरे जाते हैं, कचनी जिसमें केवल रेखांकन होता है, और गोदना शरीर पर गुदने जैसी आकृतियां होती है। ये 3 मुख्य कला है। हमारा अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वह फिल्म थी हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। ये पहली फिल्म थी भोजपुरी भाषा की। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1963 में रिलीज हुई हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो को पहली भोजपुरी फिल्म माना जाता है। इसने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि चिरई और ठुमका किस कला के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं।
तो यह महत्वपूर्ण भाग है मंजूषा कला का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मंजूषा कला में कहानी को चित्रित करने के लिए मुख्य पात्रों को एक बॉक्स यानी चेरई के भीतर बनाया जाता है, जबकि किनारों पर बैल बूटे बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में होली के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फागुआ या फाग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि होली के त्यौहार के दौरान फागुन महीने में ढोलक और मंजीरे के साथ गाए जाने वाले मस्ती भरे गीतों को फगुआ या फाग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की प्रसिद्ध ठिकुली कला का आधार क्या होता है? तो इसकी का आधार जो है लकड़ी का हार्ड बोर्ड होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टिकुली कला में लकड़ी के हार्ड बोर्ड को विभिन्न आकारों में काटकर उन पर इनेमल पेंट की कई परतें चढ़ाई जाती है और फिर उस पर मधुबनी शैली के चित्र बनाए जाते हैं। यह कला पटना में केंद्रित है। हमारा अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति के लोग किस पर्व को शौक के पर्व के रूप में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं दिवाली को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण में निवास करने वाली थारू जनजाति दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाती है। इस दिन वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं और विशेष भोजन जिसे रोटी कहा जाता है अर्पित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चैता लोकगीत किस हिंदी महीने में गाया जाता है? तो यह गीत जो है चैत्र के महीने में गाया जाता है। चैता चैत्र के महीने में गाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चैता जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है चैत्र के महीने में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसमें प्रेम और विरह की भावनाएं प्रमुख होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा स्थान लाख की चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर लाख से बनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ जिन्हें लहठी कहा जाता है के निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है पायका नृत्य बिहार के अलावा किस राज्य में लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह है झारखंड में लोक नृत्य है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पायका एक युद्ध कला पर आधारित नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेशभूषा में ढाल तलवार के साथ नृत्य करते हैं। यह बिहार के दक्षिणी हिस्सों अब झारखंड में बहुत लोकप्रिय है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंगिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है? तो दोस्तों यह बोली जाती है भागलपुर और मुंगेर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंगिका भाषा प्राचीन अंग महाजनपद के क्षेत्र यानी आधुनिक भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों में बोली जाती है। मंजूषा कला का संबंध इसी भाषा से है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह महत्वपूर्ण योगदान है सीता देवी, गंगा देवी और महासुंदरी देवी, ये तीनों का यानी उपयुक्त में से सभी का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीता देवी, गंगा देवी और जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी जैसी कई कलाकारों ने मधुबनी कला को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि दिलाई। इन सभी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में ऊनी कालीन और गलीचों का निर्माण केंद्र कहाँ है? तो इसका निर्माण केंद्र ओबरा यानी औरंगाबाद है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औरंगाबाद जिले का ओबरा नामक स्थान हाथ से बने ऊनी कालीन और गलीचों, जिसे कालीन भी कहते हैं, के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्तू को बिहार में किस रूप में जाना जाता है? तो सत्तू को बिहार में गरीबों का प्रोटीन सुपर फूड माना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भुने हुए
चने या जौ से बना सत्तू प्रोटीन और फाइबर के एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह तुरंत ऊर्जा देता है और सस्ता होने के कारण इसे गरीबों का प्रोटीन या सुपरफूड भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना कलम के चित्रकारों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पटना कलम के चित्रकारों को लाल लाला समुदाय के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना कलम के चित्रकार अपने नाम के अंत में लाल शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे हुलास लाल, शिव लाल। इसीलिए इस समुदाय को अक्सर लाल या लाला समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पश्तून और जोगिया किस पर्व के दो भाग हैं? तो यह हैं होली के दो भाग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि होली के त्यौहार में पश्तो उस अवधि को कहते हैं जब होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठा की जाती है, और जोगिया होली के दिन गाया जाने वाला एक विशेष गीत है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की किस कला को भौगोलिक संकेत प्राप्त नहीं है? तो वह कला है पटना कलम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग, सिलवा, खाजा, सुजनी कढ़ाई, शाही लीची, मगही पान आदि को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन पटना कलम जो अब लगभग विलुप्त है, इस सूची में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि लग्जरी ट्रेन के नाम से बिहार की किस मिठाई को जाना जाता है? तो उस मिठाई का नाम है लौंग लता। लौंग लता। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मैदे की परत में खोया भरकर और उसे लौंग से बंद करके चाशनी में डुबोई गई इस मिठाई को मजाक में लग्जरी ट्रेन कहा जाता है, क्योंकि लोग इंजन जैसा दिखता है और बाकी मिठाई डिब्बों जैसी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की लोक गाथा में अल्लाह उदल की कहानी किस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है? तो दोस्तों, यह बहुत लोकप्रिय है भोजपुर और रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अल्लाह और उदल महों के दो वीर योद्धा थे। उनकी वीरता की कहानियाँ को भोजपुर, रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े चाव से गाया और सुनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य मुख्य रूप से बिहार की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह मुख्य रूप से उराव और मुंडा के द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कर्मा नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एक सामूहिक नृत्य है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड की उराव, मुंडा और अन्य जनजातियों द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बांस से बने उत्पादों जैसे टोकरी, सूप और फर्नीचर का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसका मुख्य केंद्र है पूर्णिया और कटिहार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीमांचल क्षेत्र विशेषकर पूर्णिया, कटिहार और अररिया में बांस बहुतायत में होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में से बने हस्तशिल्प और उपयोगी वस्तुओं का एक प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।